हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अपन गर्भवती महिला का आज मैराथन कराने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए एकदम आपको 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन तो पता नहीं चल पाते हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने ये बताया है कि कम से कम 12 से 15 ऐसे सवाल हैं जो गर्भवती महिला से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और गर्भवती महिला चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आप लोग हो, सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही प्रश्न कर लेंगे। तो सारा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फटाफट करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान क्रिकेट बॉल के समान कब महसूस होने लगता है? कब है ना महिला को ऐसा लगने लगता है कि नीचे क्रिकेट बॉल है या क्रिकेट बॉल जैसा गर्भाशय होने लगता है। गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? 60 ग्राम होता है। और जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब एट द मोमेंट जब भी उसका बच्चा होने वाला होता है तो उस समय मतलब 90 महीने पे उसका जो गर्भाशय का वजन होता है लगभग 900 ग्राम हो जाता है। पहले 60 ग्राम होता है, 900 ग्राम हो जाता है, लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान क्रिकेट बॉल के समान कब महसूस होता है? 8वें सप्ताह में। 8वें सप्ताह में गर्भाशय जो होता है क्रिकेट बॉल के समान महसूस किया जा सकता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान यूटेरस मतलब गर्भाशय कितने सप्ताह तक पैल्विक अंग में रहता है? पैल्विक अंग मतलब होता है जो महिला का जो नीचे वाला जो शरीर होता है। इसके बाद वो महिला का जो बच्चा होता है वो ऊपर भ्रूण क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वो पैल्विक में कितने सप्ताह तक रहता है? तो 12 सप्ताह तक रहता है। पैल्विक मतलब नीचे केवल गर्भाशय में कब तक रहता है? उसके बाद उसकी फंडल हाइट बढ़ती रहती है तो पेट के ऊपर तक जाता रहता है। तो ये पैल्विक अंग तक, पैल्विक को हिंदी में बोलते हैं हम श्रोणी, कब तक रहता है? 12 सप्ताह तक रहता है। पैल्विक में मोस्टली 4 हड्डी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैल्विक जो होता है या महिला का जो श्रोणी अंग होता है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूवम, इस प्रकार की 3 हड्डियां पाई जाती हैं। चारों हड्डियों के नाम याद रखना। मेन जो है वो 3 ही याद रख लो, उसी से ही हो जाएगा। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक, ये 3 प्रकार की बोन मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक है ना छाती में जो हड्डी पाई जाती है, यहाँ छाती में एक हड्डी पाई जाती है, इसको हम कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर बोन जो होती है वो बच्चों को जब नवजात में भी टूट जाती है, बच्चा जब होता है तो किसी कारण से वो जो कॉलर बोन होती है वो टूट भी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और एक और जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं कॉक्सल। कॉक्सल इसको बोलते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान यूटेरस कितने सप्ताह तक पैल्विक अंग में रहता है? 12 सप्ताह तक गर्भाशय जो होता है पैल्विक अंग में रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णता और स्तर में चुभन महसूस करना की नैदानिक विशेषता है, मतलब कब किसकी एक आवश्यक विशेषता होती है या जो मतलब दिखती ही है, आवश्यक रूप से दिखती है। स्तर में चुभन कब महसूस होने लगता है? तो प्रथम सेमेस्टर जो रहता है, मतलब प्रथम ट्राइमेस्टर इसको बोलते हैं। प्रथम ट्राइमेस्टर मतलब एक से जो शुरू का जो 3 महीने होते हैं उस अवस्था में महिलाओं को स्तनों में चुभन महसूस होती है। और ये पहली तिमाही में ही मॉर्निंग सिकनेस जैसे उल्टी आना, उल्टी का मन करना, ये सब भी कब होता है? पहले तिमाही में ही होता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय जो होता है किस अवधि में शिशु के सिर के बराबर हो जाता है? शिशु के सिर के बराबर हो जाता है 12वें सप्ताह में। गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय होता है वो शिशु के सिर के बराबर कब हो जाता है? 12वें सप्ताह में शिशु के सिर के बराबर हो जाता है। 8वें सप्ताह में क्रिकेट के बॉल के समान हो जाता है। और शिशु के सिर के बराबर कब हो जाता है? 12वें सप्ताह में हो जाता है। पहली तिमाही के दौरान किस सप्ताह में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है? भ्रूण के दिल की धड़कन का पता 6वें वीक में लगाया जा सकता है। और 4वें सप्ताह में भ्रूण का जो हृदय होता है वो बनना आरंभ हो जाता है। और 6वें वीक में भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हृदय के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? गर्भावस्था के दौरान शरीर में शारीरिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तो जो हृदय का आकार होता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है।
अगला है स्तनों की नलिकाओं में जो वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है। प्रोजेस्टेरोन के कारण भी होती है, एस्ट्रोजन के कारण भी होती है। तो ये दोनों कारण हो जाते हैं जिसके कारण स्तनों की नलिकाओं में वृद्धि होती है। फटाफट करा रही हूँ, फालतू में कुछ एक्स्ट्रा बात बताए बना, क्योंकि अभी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आपको पता होना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी लेवल बहुत सरल आया था, लेकिन ये मत सोचिए आगे के जो पेपर होने उनमें लेवल सरल आएगा। कठिन कठिन टॉपिक आएंगे और जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं वो लोग तो कुछ भी दे सकते हैं, बट ये आपके लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने सिलेबस को थ्योरी वाइज पढ़ा होगा, बहुत डीपली पढ़ा होगा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कौन सा हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन्स हार्मोन जो गर्भाशय की जो अंदर वाली जो परत होती है, 3 परत होती है इसकी, एंडो, मायो और एक्सो। लेकिन जो एंडो होता है, एंडो मतलब होता है आंतरिक परत, जो आंतरिक परत की कोशिकाओं में वृद्धि को जो प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। इसको द्वितीयक लैंगिक हार्मोन भी बोलते हैं। गर्भाशय में जी मतलाई और उपकई सामान्यतः कब उपस्थित होती है। प्रथम तिमाही में गर्भावस्था में जी मतलाई और उपकाई विकसित होती है। कब, प्रथम तिमाही में। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन में कौन सा कथन सही है। जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान भूख सामान्य रहती है, सही है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा भूख लगे, या भूख कम ही लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं रहता बहुत ज़्यादा लगे। लार उत्पादन अपरिवर्तित रहता है, ये भी सही है। ऐसा नहीं होता कि लार बहुत ज़्यादा बने। रिक्तन अवधि एवं अपशेषी आयतन में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यस का सही हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था की प्रथम तिमाही के दौरान सुबह की अस्वस्थता को क्या कहा जाता है। नौसिया एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, नौसिया ग्रेविडेरम, एमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये सभी कहा जाता है। जो गर्भावस्था की प्रथम तिमाही होती है इनको सभी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भवती महिलाओं में पाया जाने वाला लक्षण कौन सा है। जो गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना, बिल्कुल सही है। मासिक चक्र का अनुपस्थित रहना, ये भी सही है। त्वचीय परिवर्तन, ये भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही होंगे। ब्रेस्ट का आकार भी बढ़ जाएगा, मासिक चक्र का अनुपस्थित और त्वचीय परिवर्तन, ये सारे ही इसके आंसर फैक्ट हो जाएंगे। अगला है, कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। आयरन फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। अगर 180 टैबलेट दी जाती है। अगर महिला एनीमिया की से शिकायत है तो उसको 360 गोली देने की सलाह दी जाती है। सामान्य महिला को 180, लेकिन अगर महिला जो है बहुत ज़्यादा एनीमिया से पीड़ित है और उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 मिलीग्राम से कम है, तो क्या किया जाता है, उसको 360 आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, जिसमें आयरन की मात्रा 100 मिलीग्राम और जो फॉलिक एसिड होता है वो 500 माइक्रोग्राम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री की पाचन तंत्र क्रियाविधि संमित हो जाती है, जिसके कारण उल्टी होती है। तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में ही जो पाचन तंत्र क्रिया जो होती है एकदम से गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण उल्टी जैसा अनुभव होता है। लेप्टिन जो होता है भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, गोइटर नामक रोग इससे हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष में पाया जाने वाला पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। जैसे कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ऐसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। पहली शिफ्ट में नर जनन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। अगला है, अस्थानीय गर्भावस्था की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। अस्थानीय जो गर्भावस्था होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसको बोलते हैं, जो कि बाहर होती है ना, गर्भाशय के बाहर होती है फलोपियन ट्यूब में। ये वाली जो गर्भावस्था होती है उसको अस्थानीय गर्भावस्था बोलते हैं। उसमें कौन सा लक्षण प्रकट होता है। महिलाओं को बगल में एक और हल्का दर्द अनुभव होना, बार बार मूत्र विसर्जन, पसीना आना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी लक्षण महिला को महसूस होते हैं। अगला है, अस्थानीय गर्भावस्था में प्रभावित होने वाले लक्षणों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो लक्षण अस्थानीय गर्भावस्था में प्रकट होते हैं। अगला है, अस्थानीय गर्भावस्था से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया जो बाहर जो होता है वही कहते हैं, जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अस्थानिक या एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित महिला का हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम होगा, सामान्य से कम होगा। तो 11 से अगर कम होता है गर्भवती महिला का तो एनीमिया होता है। लेकिन अगर 7 से कम होता है, 7 या 7.5 से कम होता
होता है तो वो गंभीर एनीमिया कहलाता है। 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है? गंभीर एनीमिया कहलाता है। यदि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 7 या 7.5 से कम होता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कि कितने से कम होगा तो गंभीर एनीमिया होगा, 7 से कम होगा तो गंभीर एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से समय पूर्व प्रसव के कारणों में क्या शामिल होता है? समय से पूर्व जो प्रसव हो जाता है उसके कारणों में क्या शामिल होता है? गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियों की मौजूदगी बिल्कुल सही है। बहुगर्भावस्था ये भी सही है। प्लेसेंटा प्रीविया अथवा एब्रासियो प्लेसेंटा की उपस्थिति ये भी सही है। उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है जहाँ से बच्चा बाहर आता है, जो गर्भाशय ग्रीवा है वहाँ पर प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेता है प्लेसेंटा आकर। अब जब गर्भाशय की ग्रीवा को ढक लेगा तो बच्चा कहाँ से बाहर आएगा? क्योंकि प्लेसेंटा ही पहले आ गया है और उसने ढक लिया, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। एब्रोप्सियो प्लेसेंटा भी, मतलब प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है पहले ही बाहर आ जाना, उसको हम बोलते हैं एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। एक महिला में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कल या परसों में ही पूछा गया। एक महिला में गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन क्या कहलाते हैं? ब्रैक्स हिक्स संकुचन कहलाते हैं। ये संकुचन सबसे पहले ब्रैक्सटन ने देखे थे, इसलिए इसको ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा कहलाता है गर्भावस्था में दौरान पाए जाने वाला जो संकुचन है वो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहलाएगा। अगला है सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में वजन में वृद्धि कितनी होती है? तो सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाली जो वृद्धि होती है वो 11 किलो होती है। अभी जो ICMR 2024 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो ICMR 2024 में बताया है कि 10 किलो वृद्धि होती है। ICMR 2020 में बताया है कि 10 से 12 किलो की वृद्धि होती है। अगला है एक महिला में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट केवल गर्भावस्था के दौरान ही पाया जाता है? अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा जो होता है गर्भावस्था के दौरान ही पाया जाता है। ये एक ऐसा अस्थायी अंग होता है जो केवल औरतों में ही पाया जाता है और ये औरत का एक ऐसा अस्थायी अंग होता है जो केवल गर्भावस्था के दौरान ही बनता है। ये माता से जो भ्रूण को पोषण मिलता है, पोषक पदार्थ मिलते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निकलना होता है, ये सब प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। प्लेसेंटा और एक एमनियोटिक द्रव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं प्लेसेंटा और एमनियोटिक द्रव की मैंने एक मर्ज PDF बनाई है। मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज भी कराया है प्लेसेंटा और एमनियोटिक द्रव, और अगर आप चाहेंगे कि इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँ एक साथ फिर से तो दोबारा भी बना दूँगी, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव पाया जाता है? तो एमनियोटिक द्रव ही पाया जाता है। एमनियोटिक द्रव की मात्रा 37वें सप्ताह तक तो इसकी मात्रा जो होती है बढ़ती है। 37वें सप्ताह तक क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ती है, और मतलब 37वें सप्ताह तक इसकी मात्रा जो होती है 1000 से 1200 ml भी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे जैसे फिर 40वां वीक आता है तो इसकी मात्रा जो होती कम होती जाती है। लगभग 40वें वीक में इसकी मात्रा 600 से 800 ml हो जाती है। अगर एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम ओलिगो एमनियोटिक द्रव बोलते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको पॉली एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। और पॉली एमनियोटेसिस भी इसकी होता है। इसकी एमनियोसेंटेसिस मतलब एक प्रक्रिया होती है जिसमें एमनियोटिक द्रव को ले लिया जाता है और उसमें HCG की मात्रा का पता लगाया जाता है, और उससे ये भी पता लगाया जाता है कि भ्रूण की स्थिति कैसी है, इसकी मात्रा से पता लगाया जाता है। इसका सूचकांक चेक किया जाता है, एमनियोटिक द्रव का सूचकांक चेक किया जाता है। अगर 5 से कम होता है तो ये बेकार स्थिति होती है, क्योंकि ये जो एमनियोटिक द्रव होता है भ्रूण को संकट से बचाता है, भ्रूण को आसपास जो चोटें वगैरह लगती हैं उससे बचाता है। अगला है समय से पूर्व झिल्लियों। ये झिल्ली वही एमनियोटिक द्रव है। समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझते हैं? झिल्लियों का गर्भावस्था के 37 सप्ताह बाद परंतु प्रसव क्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाना। समय से पूर्व झिल्ली का मतलब होता है कि जो प्रसव क्रिया से पहले ही फट जाना, जब बच्चा होने वाला हो उसके पहले ही ऑटोमेटिकली फट जाना, उसको हम झिल्लियों का फटना बोलते हैं। अगला है डॉट पद्धति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शामिल किया था? डॉट पद्धति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1993 में शामिल किया था, लेकिन मेन राष्ट्रीय स्तर पर इसको 1997 में शामिल किया गया था। जो संशोधित राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम था उसके साथ इसको आरंभ किया गया था डॉट पद्धति को।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन की शुरुआत 1983-84 से हुई थी। राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84 से हुई थी। संजीवनी 108 की शुरुआत हुई थी गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए, एक मतलब एम्बुलेंस थी ये संजीवनी 108। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2005। कब हुई थी? 15 अगस्त 2005 को हुई थी। खेसारी दाल खाने से क्या हो जाता है? खेसारी दाल खाने से पैरों में लकवा हो जाता है। पैरों में लकवा हो जाता है खेसारी दाल खाने से। जो मूत्र नली होती है, मूत्र नली की औसत लंबाई कितनी होती है? मूत्र नली की औसत लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूत्र नली की औसत लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। एक नर्स नाभि नाल को काटती है और नर्स जानती है कि नाभि से उसकी दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। नाभि नाल को कितनी दूरी से काटा जाता है? 2.5 सेंटीमीटर दूरी से काटा जाता है और थोड़ी सी जो है छोड़ दी जाती है। ये जो थोड़ी सी छोड़ दी जाती है नाल, वो अपने आप 3 सप्ताह बाद ऑटोमेटिकली झड़ जाती है। अगर नहीं झड़ती है तो गर्भनाल में संक्रमण हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो छाती होती है उसका वजन कितना बढ़ जाता है? गर्भावस्था के दौरान जो छाती होती है उसका वजन 500 से 600 ग्राम बढ़ जाता है। 12वें सप्ताह में, 12वें से 14वें सप्ताह में, 12वें से 14वें सप्ताह में जो माता होती है उसके स्तनों में दूध बनने लगता है जब वो गर्भवती होती है। और इस छाती का वजन कितना बढ़ जाता है? 500 से 600 ग्राम बढ़ जाता है। कूपर के जो लिगामेंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कूपर के लिगामेंट स्तनों में ही पाए जाते हैं। कूपर के लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं? स्तनों में। ये क्या है, पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ दिए थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। कूपर के लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं? स्तनों में कूपर के लिगामेंट पाए जाते हैं। किसका उपयोग गर्भवती महिलाएं लोशन के रूप में कर सकती हैं? तो लैक्टोकेलामाइन एक क्रीम आती है, उसका उपयोग गर्भवती महिलाएं लोशन के रूप में कर सकती हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। एमनियोटिक द्रव में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है जो एमनियोटिक द्रव में पाया जाता है? एमनियोटिक द्रव में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है, जो पुरुष होता है उसका जो शुक्राणु होता है उसमें भी फ्रक्टोज पाया जाता है और एमनियोटिक द्रव में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। गर्भावस्था में ल्यूकोरिया बढ़ने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है एस्ट्रोजन। गर्भावस्था में ल्यूकोरिया बढ़ने का क्या कारण होता है? इसका जो कारण होता है वो होता है एस्ट्रोजन। क्या कारण होता है? एस्ट्रोजन कारण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही हार्मोन ऐसे होते हैं जो पूरी गर्भावस्था के दौरान एक प्रमुख रोल प्ले करते हैं। शरीर में खून की कमी होना, है ना, और जो महिला की योनि से कोई पदार्थ निकलना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसको श्वेत प्रदर भी बोलते हैं। अगला है, 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए पाप स्मीयर का उपयोग करके जांच की जाने वाली एक प्राथमिक विधि कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं हम माध्यमिक रोकथाम। जब भी किसी चीज़ के लिए उपचार किया जाता है डॉक्टर के पास जाके, तो वो द्वितीयक या माध्यमिक रोकथाम कहलाती है। तो अगर उनकी किसी भी महिला में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर हो गया है, 35 वर्ष से अधिक महिलाओं में ये देखा गया है, तो पाप स्मीयर जांच का प्रयोग किया जाता है। पाप स्मीयर जांच, ये कोई भी जब जांच कराते हैं तो वो किस रोकथाम में आ जाती है? माध्यमिक रोकथाम में आ जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कब तक किया जाता है? गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का जो उपयोग होता है 9 सप्ताह के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? 9 सप्ताह के बाद गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पहली तिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के जो रक्त स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको संभावित गर्भपात बोलते हैं। जिसमें बिना, ना तो गर्भाशय में संकुचन होता है, ना ही दर्द होता है और ना ही गर्भाशय ग्रीवा फैलती है, वो रक्त स्राव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको संभावित गर्भपात बोल जाते हैं। शुरू में ही हो जाता है, शुरू के ही वीक में हो जाता है। एक शिशु का जन्म के समय भार 2 किलो है। शिशु को क्रमशः पहले और तीसरे दिन कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है? 60 ml प्रति किलो के हिसाब से होती है पहले दिन, और तीसरे दिन 100 ml प्रति किलो के हिसाब से होती है। अगला है, प्री एक्लेम्प्टिक महिलाओं को। प्री एक्लेम्प्टिक महिला मतलब होता है कि जिसका बीपी, जिस गर्भवती महिला का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो और मूत्र से प्रोटीन निकलने लगा हो, तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्री एक्लेम्प्टिक महिला को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ये आपको याद रखना है।
तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि एपीएच को नियंत्रित करने के लिए इसको दिया जाता है। एपीएच क्या होता है कि मतलब जो प्रसव होता है समय से पहले ही ना हो जाए, प्रसव को समय से पहले ही रोकने के लिए इसकी मैग्नीशियम सल्फेट की सलाह दी जाती है। इसको एंटीपार्टम हेमरेज भी बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव पूर्ण, मतलब प्रसव से पहले ही, प्रसव पूर्व रक्तस्राव इसको हम बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब प्रसव से पूर्व ही रक्तस्राव हो जाए, तो उस ब्लड अगर सीक्रेशन हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा, तो बच्चा जो होता है गर्भपात हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ही मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्री एक्लेम्प्टिक महिला हो, महिला का बीपी अगर बढ़ रहा हो, तो उसको कौन सी दवाई दी जाती है? तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। अगला है गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा शिशुओं में पॉलीसिथेमिया किसके कारण होता है? हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया के कारण होता है। हाइपॉक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो या तो बच्चा जो होता है वो गर्भकालीन आयु से छोटा हो जाता है, जितनी उसकी गर्भ में आयु होनी चाहिए, मतलब जितना गर्भकालीन जो आयु होना चाहिए उससे उसका वजन छोटा हो जाता है, या जितना उसका गर्भ का जो गर्भ जैसे 37वें सप्ताह का जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं होता। जैसे कि बच्चे का वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होना चाहिए, अगर वो 1.5 से 2 किलो 37 सप्ताह में नहीं होगा तो वो अपनी गर्भकालीन आयु से छोटा हो जाएगा। या उसका वजन 3 किलो हो गया 37वें सप्ताह में, तो अपनी गर्भकालीन आयु से बड़ा हो जाएगा। ये सब कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी महिला में हो जाती है। अगला है एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस स्थिति को बताता है? आरएच असंगति को बताता है। मतलब यह महिला का और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है। अगर महिला का जो ब्लड ग्रुप है, महिला का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो जो स्थिति होगी वो आरएच असंगति की होगी और उसमें एमनियोटिक द्रव का जो रंग होगा वो सुनहरा हो जाएगा। विकासशील भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 400 माइक्रोग्राम होती है। विकासशील भ्रूण में जो भ्रूण विकसित कर रहा हो उसमें न्यूरल ट्यूब दोष ना हो, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की मात्रा दी जाती है। इसमें अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। 12 सप्ताह के गर्भ में भ्रूण की गति, हृदय गति सुनने के लिए तैयारी करते समय नर्स किसका उपयोग करेगी? तो नर्स उपयोग करेगी डॉक्टर द्वारा सुप्राप्य प्यूबिक क्षेत्र में मध्य रेखा निर्धारित करेगी। जो भी उसको प्यूबिक क्षेत्र मिलेगा उसमें एक मध्य रेखा निर्धारित करेगी। प्यूबिक क्षेत्र जो महिला का ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो प्यूबिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या करेगी? एक मध्य रेखा निर्धारित करेगी और वहाँ पे जाकर बच्चे की हार्ट रेट को सुनेगी। 24 सप्ताह की गर्भावस्था में एक क्लाइंट ने 4 सप्ताह में 6 पाउंड वजन बढ़ाया है। क्लाइंट का मूल्यांकन करते समय कौन सी प्राथमिकता होगी? हाथ और चेहरे की सूजन को देखा जाएगा सबसे पहले क्या देखा जाएगा? क्या कि उसके हाथ और चेहरे पे कहीं सूजन तो नहीं है। 12 सप्ताह की गर्भवती एक औरत है, पेट में ऐंठन और योनि से माध्यम रक्तस्राव के साथ आपातकालीन विभाग में आई। मतलब उसने एक लड़की औरत आई हॉस्पिटल में, उसने बताया कि उसकी योनि में एक थोड़ा थोड़ा ब्लड का सीक्रेशन हो रहा है और उसके पेट में ऐंठन हो रही है। फिर उसकी जांच हुई, जांच में 2 से 3 सेंटीमीटर ग्रीवा फैलाव का पता चला। नर्स इनमें से किस मतलब कौन से नतीजे पर निकलेगी? उसका आसन्न गर्भपात हो रहा है। मतलब उसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? गर्भपात हो गया है। अगर क्योंकि उसकी गर्भाशय की ग्रीवा उसकी जो फैल गई, अगर वो गर्भावस्था की ग्रीवा अगर नहीं फैलती और ऐसे ही अगर गर्भपात हो जाता तो वो संभावित गर्भपात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गर्भाशय की ग्रीवा भी जो फैल रही है तो ये अगर गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों के दौरान ये मतलब ये इस प्रकार से होता है, दर्द या योनि से रक्तस्राव होता है, तो ये संकटग्रस्त गर्भपात माना जाता है। तो इसको हम गर्भपात ही बोलते हैं। और ये लगभग 25% लोगों में ये देखा गया है। प्रसव उत्तर क्लाइंट का मतलब प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद क्या होता है? तापमान जो होता है गर्भवती महिला का 101.4 डिग्री है। मतलब उसको बुखार है, 108.4 डिग्री बुखार है। गर्भाशय को स्पर्श करते हैं तो वो कोमल दिखता है और असामान्य रूप से बड़ा दिखता है और सामान्य रूप से अपेक्षित रूप से नीचे नहीं आ रहा है। नर्स को निम्नलिखित में से किसका अगला मूल्यांकन करना चाहिए? प्रसव उत्तर की बात हो रही है तो प्रसव उत्तर के बाद क्या बाहर आता है? लौकिया बाहर आता है। जो भी अपशिष्ट
वेस्ट महिला के अंदर रह जाता है वो बाहर आता है। तो महिला जो नर्स रहेगी वो किसका मूल्यांकन करेगी? लौकिया का मूल्यांकन करेगी। नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन देने की तैयारी करते समय नर्स निम्नलिखित में से इंजेक्शन के लिए किस स्थान का चयन करेगी? तो हमेशा जो महिला बच्चों को जो दिया जाता है इंजेक्शन वो बास्टस लैटरलस मांसपेशी में दिया जाता है। विटामिन K1 का इंजेक्शन दिया जाता है। K1 के 3 प्रकार होते हैं, K1 K2 ये नेचुरल होते हैं और K3 जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। वैसे इंजेक्शन देने में इसका ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ये आजकल ये जो शोध में पाया गया है कि ये मनुष्यों के लिए हानिकारक है, तो K1 वैक्सीन बच्चों को दी जाने लगी है। K1 नवजात बच्चों को दी जाती है। पेल्विक परीक्षा के दौरान जब ये पेल्विक भाग का ये जो पेल्विक भाग है महिला का, जो ये इस प्रकार का पेल्विक भाग वो जो होता है महिला का ये वाला, इसमें क्या होता है? नर्स गर्भाशय ग्रीवा पर बैंगनी पीले नीले रंग का एक निशान देखती है। इसे नर्स क्या बोलेगी? जो नीले रंग का जो निशान रहेगा उसे नर्स क्या बोलेगी? उसे नर्स चैडविक का चिन्ह बोलेगी। क्या बोलेंगे? योनि का नीला होना क्या कहलाता है? चैडविक का चिन्ह कहलाता है। योनि अगर नीली पड़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चैडविक चिन्ह बोलते हैं। अगला है 38 सप्ताह की गर्भावस्था में मल्टीग्रेविडा को दर्द रहित चमकीले लाल रक्तस्राव और हर 7 से 10 मिनट में हल्के संकुचन के साथ भर्ती कराया जाता है। किस मूल्यांकन से बचना चाहिए? ये ग्रीवा फैलाव का मूल्यांकन देखना चाहिए। माता के महत्वपूर्ण संकेत, भ्रूण की हृदय गति, संकुचन, निगरानी, ये सारी चीज़ देखना चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को स्पेशली देखना चाहिए। 38 सप्ताह की गर्भावस्था में मल्टीग्रेविडा को अगर चमकीले रक्तस्राव हो रहा है तो इस मूल्यांकन को जरूर करना चाहिए। ग्रीवा के फैलाव को भी जरूर देखना चाहिए। मल्टीग्रेविडा का मतलब होता है कि मल्टीग्रेविडा जो होती है वो ऐसी महिला होती है जो 2 बार से ज़्यादा गर्भवती हो चुकी हो, जिसने 2 बार से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दिया हो। तो उसमें ग्रीवा के फैलाव को उतना नहीं देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मूल्यांकन से बचना चाहिए। माता के महत्वपूर्ण संकेत देखना चाहिए, भ्रूण की हृदय गति देखना चाहिए, संकुचन निगरानी देखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मल्टीग्रेविडा है। और तो उसको और हर 7 से 10 मिनट में हल्के संकुचन के साथ भर्ती कराया जाता है। तो उसको उसमें क्या देखना क्या होता है? ये मल्टीग्रेविडा ऐसी महिला जो 2 से ज़्यादा बार गर्भवती हो चुकी हो, उसमें उसको हम मल्टीग्रेविडा बोलते हैं। जो ग्रेविडा का कहीं भी मतलब आ जाए ना, ग्रेविडा, ये ग्रेविडा का मतलब ही गर्भवती होता है। ग्रेविडा का अर्थ ही, ग्रेविडा को हम गर्भवती ही बोलते हैं। एक होता है मल्टीपैरा, एक होता है मल्टीपैरा जिसने 2 या ज़्यादा बार गर्भ धारण किया हो, 2 या बार, लेकिन मतलब बच्चा नहीं दिया हो, लेकिन मल्टीपैरा जिसने 2 या अधिक बार गर्भ धारण किया हो। एक और क्वेश्चन मेरा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक 36 वर्ष की मल्टीग्रेविडा औरत है, 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसको अल्फ़ा फेटोप्रोटीन की परीक्षण लेने की सलाह दी जाती है। कौन सी? अल्फ़ा फेटोप्रोटीन। उसको अल्फ़ा फेटोप्रोटीन परीक्षण की सलाह दी जाती है। तो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन किसका संकेत होता है? तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का संकेतक होता है कि कहीं बच्चे को न्यूरल समस्या तो नहीं है, तंत्रिका समस्या तो नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा कब दिया जाता है, ये कब किया जाता है? 12 से 14वें सप्ताह में किया जाता है। ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहीं महिला को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की जो सबसे भीतरी परत होती है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? गर्भाशय जो होता है मुख्य रूप से 3 परतों का बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। देखो मैं बताती हूँ, ये 3 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है गर्भावस्था। एक तो होता है एंडोमेट्रियम, एक तो होता है एंडोमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम और तीसरा होता है पैरामेट्रियम। पैरामेट्रियम मतलब होता है कहाँ पे? जो ये बाहरी जो सतह होती है उसको हम पैरामेट्रियम बोलते हैं, जो अंदर का जो सतह होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाली जो सतह होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर की जो सतह होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की सतह होती हैं, ठीक है। तो गर्भाशय की सबसे भीतरी परत कौन सी कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। भीतरी परत क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम भीतरी परत कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछें बाहरी परत क्या कहलाती है? पैरामीट्रियम कहलाती है। आपसे पूछें मध्य परत क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम कहलाती है।
निम्नलिखित दवाइयों में कौन सी दवाई गर्भावस्था में होने वाले दौरे को रोकने के लिए दी जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। अगर महिला को गर्भावस्था में दौरे पड़ते हैं तो गर्भावस्था में दौरे को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की गोली दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस या पेडू कौन सा होता है? जिसका पेल्विक जो पेल्विस साइज अच्छा एक अच्छा हो, बेस्ट होना चाहिए, वो कौन सा होता है? तो वो होता है गाइनाकॉइड पेडू। गाइनाकॉइड पेल्विस या गाइनाकॉइड पेडू हम ये बोलते हैं। जन्म के समय पहचाने जाने वाले सबसे आम विकृति होती है। अगर इसका आकार थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो प्रसव में समस्या हो जाती है। इसमें क्या होता है, गाइनेकोइड पेडी में तो हड्डियाँ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, जो प्रसव के लिए सबसे अच्छा होता है और डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। देखो ये चित्र में ये देख सकते हैं आप, ये गाइनेकॉइड होता है। देखो ये बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सा होता है, तो आने में प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे को बाहर। और ये वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम पेल्विक वाला हिस्सा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रासूतिक संकटावस्था का उदाहरण क्या होता है? जो बताता है कि हाँ, प्रसूति अवस्था में संकट हो सकता है। गर्भावस्था में एनीमिया होना, गर्भाशय का फटना, प्रातः वमन मॉर्निंग सिकनेस, या गर्भाशय शौफ। इनमें से कौन सा? गर्भाशय शौफ होता है एडीमा होना। तो प्रसूतिक संकटावस्था होती है यदि गर्भाशय क्या होता है, फट जाता है। रप्चर ऑफ यूटेरस, या गर्भाशय जब फट जाता है तो वो एक गंभीर जटिलता हो जाती है, जिससे गर्भाशय की दीवार में जो है दरार आ जाती है। गर्भाशय की दीवार में क्या होती है, दरार आ जाती है। यह आमतौर पर डिलीवरी के समय ही होता है, और या गर्भावस्था का आखिरी चरण भी हो सकता है। गर्भाशय के फटने से माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचता है, और 1% से भी कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो इससे प्रभावित होती हैं। अगला है, प्रसव के बाद के जो 6 हफ्ते होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको प्रसव उपरांत काल या परपेरियम बोलते हैं। जो प्रसव के बाद के जो 6 हफ्ते होते हैं उसको हम प्रसव उपरांत काल या परपेरियम भी बोलते हैं। बच्चे के जन्म के बाद की ये अवधि होती है। इसमें माँ के साथ कई तरह के शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं, और ये आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह तक चलती है। तो क्या होता है, ये प्रसव उपरांत काल हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दवाइयाँ जो गर्भाशय संकुचन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जिससे गर्भाशय संकुचित होता है, कौन सी कहलाती हैं? टोकोलिटिक दवाइयाँ कहते हैं। ऐसी दवाएं जो गर्भाशय संकुचन में प्रयोग की जाती हैं कौन सी कहलाती हैं? टोकोलिटिक दवाइयाँ कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। कौन सा होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भावस्था में निदान का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला है, किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? धस्य चूचक, स्तनशोथ, मधुमेह, या जो हर्पीस। तो जो स्तनशोथ होता है उसमें महिला को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, है ना। और स्तनों के ऊतक में इससे दर्द भरा एक संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण दुग्ध नलिकाओं में बैक्टीरिया का प्रवेश होना हो सकता है। यह आमतौर पर स्तनपान के पहले महीनों में होती है। इसका मतलब होता है जो मैस्टाइटिस होता है, मैस्टाइटिस का मतलब होता है स्तनों में सूजन। मैस्टाइटिस मतलब होता है स्तनों में यानी स्तन की नलिकाओं में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। हर्पीस क्या होता है? हर्पीज एक संक्रमण होता है जिसमें वायरस आपकी त्वचा और श्लेष्म झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुंह की हड्डी कितनी होती है? हमारे शरीर में मुंह में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में मुंह में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? टोटल 206 होती हैं, जिसमें से 22 कहाँ पाई जाती हैं? 22 खोपड़ी में पाई जाती हैं। 22 कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। 14 कहाँ पाई जाती हैं? 14 पाई जाती हैं चेहरे पे। 14 कहाँ पाई जाती हैं? चेहरे में पाई जाती हैं। और 8 कहाँ पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं कपाल पे। 8 कहाँ पाई जाती हैं? 8 कपाल पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, यूटेरस का जो आकार होता है वो कैसा होता है? यूटेरस का आकार नाशपाती के आकार का होता है। यूटेरस का आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। टाइफाइड की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? विडाल का। इसकी ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है एड्स का। एलिसा टेस्ट भी किसका होता है? एड्स का ही एलिसा टेस्ट होता है। ये रक्त प्रोटीन को अलग कर देता है, ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
अगला है जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती हैं वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं? दर्द निवारक दवाई होती हैं जो एनाल्जेसिक होती हैं, गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं। ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार दी जाने वाली दवाई। गर्म भाप सांस द्वारा दी जाती है, जैसे क्या कहा जाता है? गर्म भाप अगर सांस द्वारा दी जाती है तो उसको स्टीम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, क्या बोलते हैं? स्टीम इनहेलेशन इसको बोलते हैं। पोलियोमाइलाइटिस का कारण क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस मुखमलीय मार्ग को हम पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। मुख के द्वारा चीज़ें को अंदर चला जाना है ना, और जिसके कारण ये पोलियोमाइलाइटिस मुख्यतः ओरल पोलियो वैक्सीन जो सक्रिय वैक्सीन होता है उसके कारण हो जाता है। और ये सक्रिय वैक्सीन होती है, संक्रमण ना फैले इसलिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाई गई है। इसके दौरान संक्रमण फैल जाता है। पोलियो जो बीमारी होती है वो मुख मल मार्ग द्वारा फैलती है। व्यक्ति की स्मृति में अगर कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एमनेशिया कहते हैं। व्यक्ति की स्मृति में अगर कमी हो जाती है तो उसको एमनेशिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एमनेशिया। डैश घोल मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है? मुंह की सफाई में पोटेशियम परमैंगनेट घोल का उपयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट घोल का उपयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? NaOCl का उपयोग हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए करते हैं। गर्भवती महिला को कौन से संक्रमणों की जांच कराना चाहिए? तो HIV की भी कराना चाहिए, हेपेटाइटिस बी की कराना चाहिए और सिफिलिस की कराना चाहिए। 3 बीमारी ऐसी हैं जिसकी गर्भवती महिला को जांच करानी चाहिए। ठीक है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस की जांच कराना चाहिए। सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है जो ट्रोपोनोमा पैलिडम के कारण हो जाता है। पार्टोग्राफ जो होता है, पार्टोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम महिला की जांच करते हैं। महिला की प्रसव के दौरान माँ और भ्रूण से की जांच करते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, गर्भाशय जो ग्रीवा हो रही है उस पर फैलाव सही से हो रहा है या नहीं, है ना, भ्रूण की हृदय गति सही से हो रही है नहीं, इन सब का उपयोग करने के लिए पार्टोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पार्टोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि पार्टोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पार्टोग्राफ एक प्रिंटेड ग्राफ होता है और माँ और बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतीक का उपयोग किया जाता है। पूछते हैं कि पार्टोग्राफ में किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो पार्टोग्राफ में X प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका? इस X प्रतीक चिन्ह का उपयोग पार्टोग्राफ में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जनरली सामान्य और असामान्य प्रसव की जांच करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अलर्ट लाइन क्या होता है? अलर्ट लाइन और एक्सल लाइन में कितने का मतलब कितने समय का अंतर रहता है अलर्ट लाइन में और एक्सल लाइन में? तो अलर्ट लाइन और जो एक्सल लाइन होती है इसमें करीब 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कितने घंटों का अंतराल होना चाहिए? 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अलर्ट लाइन को हम चेतावनी लाइन भी बोलते हैं। और एक्शन लाइन होती है तुरंत क्रिया के लिए खींची जाती है कि अब हमको मतलब तुरंत काम करना है ना, मतलब जो ये दर्शाती है कि अगर रोगी ने अलर्ट लाइन को पार कर दिया है, अलर्ट लाइन को पार कर दिया है तो रोगी को हमको हॉस्पिटल ले जाना ही है। तृतीयक देखभाल केंद्र के लिए मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल के लिए उसको ले जाना चाहिए। तो अलर्ट लाइन पर अगर आ जाता है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन आ जाती है तो वो जो नर्स रहेगी वो महिला को दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देगी। तो पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने का अंतर होता है? 4 घंटे का अंतर होता है। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? प्रसव की प्रगति का आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन के दाईं ओर 4 घंटे पर एक्शन लाइन खींची जाती है, दाईं ओर खींची जाती है। अगर ये क्या है, ये जो होती, अगर यहाँ पे ये क्या है, अलर्ट लाइन है और अलर्ट लाइन अगर आप क्रॉस कर गया, ये पार्टोग्राफ अगर अलर्ट लाइन, ये जैसे अलर्ट लाइन है और ये पार्टोग्राफ अगर ये क्रॉस कर गया, अलर्ट लाइन को क्रॉस कर गया तो ये एक्शन लाइन हो जाती है। ये हर 4 घंटे का डिफरेंस रहता है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में। अगर ये पार कर गया तो इसका मतलब अब मरीज को कहाँ ले जाएगा? दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाएगा, तृतीयक हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। दाईं ओर खींची जाती है, ये भी याद रखना। और अगर रोगी अलर्ट लाइन को पार कर देता है तो 4 घंटे के अंदर उसे तुरंत किसी तीसरे स्तर के अस्पताल में ले जाना चाहिए। तो कि पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटे का अंतर होता है? 4 घंटे का अंतर होता है। ये एक तो पार्टोग्राफ और एक अपगार स्कोर। अपगार स्कोर पर मैंने एक वीडियो बनाया है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपगार स्कोर पर वो वीडियो, क्योंकि अपगार स्कोर से भी क्वेश्चन आने वाले समय में आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? तो जन्म के जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर अंदर ही मतलब कर देना चाहिए। 1 घंटे के भीतर डॉक्टर बोलता है कि नवजात शिशु को स्तनपान करा देना चाहिए। कितना? 1 घंटे के भीतर करा देना चाहिए। सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? सामान्य प्रसव में औसतन 500 ml खून बह जाता है, और अगर असामान्य प्रसव हो, ऑपरेट वगैरह हो, तो लगभग 1000 ml खून बह जाता है। और सामान्य प्रसव को हम क्या बोलते हैं? यूटोसिया। सामान्य प्रसव क्या कहलाता है? यूटोसिया कहलाता है। और अगर सामान्य प्रसव की स्थिति होती है तो कितना खून बह जाता है? 500 ml खून जो होता है महिला का बह जाता है। फ्रेंड देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। आपको किस प्रकार से वीडियो मिलती है हम जीतेंगे बैच में? ये एक मैंने डेमो डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ट्रिक की वीडियो है, जैसे कि ये देखो, रैंकिंग दिशा परीक्षण का ट्रिक है। ये पंचायत विभाग की है, ये पंचायती विभाग की है। ये आप देख सकते हैं, ये टीकाकरण के भाग हैं। ये वैक्सीन की ट्रिक डली हुई है, ये वैक्सीन की ट्रिक डली है। टीकाकरण के भागों, टीकाकरण में कितना एड्स की वीडियो डली हुई है। ऐसे अलग अलग वीडियो डली हुई हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हमारे बैच में। अभी भी अगर आप चाहते हैं, अभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर समय है, तो आप हमारा या तो थ्योरी बैच ले सकते हैं या आप हमारा MCQ बैच ले सकते हैं। दोनों ही बैच बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थ्योरी बैच जो है, थ्योरी जो बैच है, उसके साथ आपको MCQ भी मिलेंगे, उसके साथ आपको वीडियो भी मिलेगा, उसके बाद साथ आपको डेली टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारा आपको कितने में मिल रहा है? 499 में। इसके अलावा अगर आप हमारा केवल आपको हर टॉपिक के आप MCQ अकेले लेना चाहते हैं, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, केवल MCQ लेना चाहते हैं, तो आप 399 में ले सकते हैं। इस MCQ बैच के साथ आपको टेस्ट भी मिलेगा। मतलब MCQ अगर बैच लेंगे आप 399 वाला, तो उसमें टेस्ट भी मिलेगा और आपको सारे टॉपिक के हर एक टॉपिक का MCQ आपको मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो, एप्लीकेशन पर हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो आपको हम एक ग्रुप से ऐड कर देंगे, एक टेस्ट ग्रुप से ऐड कर देंगे और एक MCQ ग्रुप से ऐड कर देंगे। तो वहाँ पे आपको ये MCQ बैच में सारे टॉपिक के आपको MCQ मिल जाएंगे, पूरी योजनाओं के मिल जाएंगे, पूरी अधिनियम के मिल जाएंगे, पूरा न्यूट्रिशन का मिल जाएगा, ICMR मिल जाएगा, पूरे मानव अंगों का मिल जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 MCQ मिलेंगे, बाल संस्थागत देखभाल, बाल श्रम नीति, बाल कानून प्रबंधन के करीब 1000 प्लस MCQ मिलेंगे, पंचवर्षीय योजना के करीब 200 प्लस MCQ मिलेंगे। इस प्रकार सारे टॉपिक के आपको MCQ मिल जाएंगे MCQ बैच में। और जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, हम जीतेंगे बैच में क्या खासियत है कि उसमें आपको ट्रिक वीडियो भी मिलेगा। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें ट्रिक वीडियो भी मिलेगा। हम जीतेंगे बैच में थ्योरी भी मिलेगी। वीडियो कैसे देख सकते हैं अभी मैंने बताया, थ्योरी भी मिलेगी, इसके बाद इसमें MCQ भी मिलेगा और इसमें टेस्ट भी मिलेगा। सारी तैयारी आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसमें कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस होती है, शाम से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, हम टॉपिक का प्रैक्टिस कराते हैं, तो केवल आपको प्रैक्टिस करना है तो आप 199 में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको केवल वीडियो ट्रिक से ही केवल वीडियो ट्रिक चाहिए है, तो भी आप 199 में वीडियो ट्रिक वाली वीडियो ले सकते हैं। और एक ट्रिक का वीडियो का ग्रुप बना दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार जो नाल प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो जो प्लेसेंटा होता है उसको पीले कलर की थैली में डाला जाता है। पीले कलर की थैली में प्लेसेंटा को डाला जाता है। लाल थैली में किसको डाला जाता है? लाल थैली में डाला जाता है रक्त की जो थैली होती हैं, पाइप नलियाँ जो होती हैं, उसको हम लाल थैली में डालते हैं। ठीक है, इसके बाद पीली थैली में किसको डालते हैं? हम प्लेसेंटा को डालते हैं। काली जो थैली होती है उसमें अनुपयोगी जो वस्तुएं होती हैं या जो अपशिष्ट चीज़ें होती हैं उसको काली थैली में डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीली थैली में हम दवाओं के अपशिष्ट को डालते हैं। नीली थैली में किसको डालते हैं? जो दवाओं के अपशिष्ट होते हैं उसको हम नीली थैली में डाल देते हैं। सफ़ेद थैली एक होती है, सफ़ेद थैली में क्या डालते हैं? सफ़ेद थैली में हम सुई, सिरिंज, स्केलपेल ये सब डालते हैं सफ़ेद थैली में। ठीक है, लेकिन फ्रेंड देखिए, ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा भाग होता है
है ना, कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि अंडाशय के निकट होता है, अंडाणु के निकट होता है, अंडाशय के निकट होता है। तो ये इस्थमस जो होता है, ये जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम होता है वो अंडाशय के निकट होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, गर्भाशय। तो जो इस्थमस होता है वो गर्भाशय के निकट होता है। इस्थमस किसके निकट होता है, गर्भाशय के। इनफंडिबुलम के निकट कौन सा होता है, इनफंडिबुलम के निकट होता है अंडाशय, ठीक है। और ये जो होती हैं, ये जो दो निकली है ना, ये इस प्रकार से दो निकली हैं, इनको हम बोलते हैं फेलोपियन नलिका। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको फेलोपियन नलिका बोलते हैं। फेलोपियन नलिका का जो एम्पूला वाला भाग है उसमें निषेचन होता है, एम्पूला में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, 8 सप्ताह पर भ्रूण की लंबाई लगभग कितनी हो जाती है। 1 से 1.5 इंच हो जाती है अगर इंच में पूछें, और वैसे हो जाती है 3 सेंटीमीटर, या कितनी हो जाती है, 1 से 1.5 इंच हो जाती है 8 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई। 8 सप्ताह पर भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाती है, 1 से 1.5 इंच, या लगभग 3 सेंटीमीटर हो जाती है। गर्भावस्था का जो संभावित चिन्ह क्या होता है, हैगर्स चिन्ह, पामर्स चिन्ह, जैकमियर चिन्ह, ये सभी जो होते हैं गर्भावस्था के सामान्य चिन्ह हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम कितना होता है। नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में आपसे पूछे तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की जो सामान्य श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 40 से 60 प्रति मिनट होती है। अब आप लोगों को अपनी श्वसन दर बताना है। आपको बताना है कि वयस्कों की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। वयस्कों की श्वसन दर कितनी होती है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वयस्कों की श्वसन दर कितनी होती है। नवजात शिशु की कितनी होती है, 40 से 60 प्रति मिनट होती है। आपको बताना है कि वयस्कों की श्वसन दर कितनी होती है। नवजात की तो कितनी होती है, 40 से 60 प्रति मिनट होती है। आपको वयस्कों की बताना है मुझे कि वयस्कों की कितनी होती है। अगला है, गर्भाशय का जो वजन होता है वो पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है। गर्भाशय का जो वजन होता है वो पूर्ण गर्भावधि तक 20 गुना बढ़ जाता है। कितना, 20 गुना बढ़ जाता है, याद रखिएगा। गर्भावस्था में खतरे का चिन्ह क्या होता है। दौरे आना, रक्तचाप बढ़ना, चेहरे तथा हाथों में सूजन। तो ये उपरोक्त सभी इसके कारण होते हैं, ये गर्भावस्था में खतरे के चिन्ह होते हैं, इनको सही नहीं माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान टोटल 4 विजिट की सलाह दी जाती है। कितनी, टोटल 4 विजिट की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था की जो दूसरी विजिट है वो कब करनी चाहिए, 14 से 20 सप्ताह के मध्य करनी चाहिए। पहली विजिट कब करनी चाहिए, पहली जो विजिट करनी चाहिए वो करनी चाहिए जैसे ही गर्भावस्था का पता लगे वैसे ही कर लेनी चाहिए, मतलब शुरू के 12 सप्ताह में ही कर लेनी चाहिए। और जो दूसरी विजिट है वो कब करनी चाहिए, 14 से 26 सप्ताह के मध्य दूसरी विजिट कर लेनी चाहिए। और तीसरी विजिट कब करनी चाहिए, 28 से 34 सप्ताह के बीच करनी चाहिए। और चौथी जब प्रसव के समय पे करना चाहिए। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितने बार प्रसव पूर्व जांच करानी आवश्यक है। 4 प्रसव पूर्व जांच करानी आवश्यक होती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 सप्ताह होने पर भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाती है। 40 सप्ताह होने पर भ्रूण की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी, 45 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, 120 से 160 प्रति मिनट होती है। 120 से 160 प्रति मिनट नाड़ी दर होती है। हमारी कितनी होती है, 72। और गर्भस्थ नवजात शिशु की कितनी होती है, 120 से 140। और भ्रूण की कितनी होती है, 140 से 160 होती है। अगला है, सूती का अवस्था परपेरियम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। प्रत्यावर्तन होता है, दुग्ध क्षरण होता है, स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति। तो सारी चीज़ें इस गर्भस्थ महिला में देखी जाती हैं। गर्भवती महिला में गर्भावस्था में 20 सप्ताह बाद होने वाला रक्तस्राव क्या कहलाता है। 20 सप्ताह बाद होता है तो वो जो रक्तस्राव होता है उसको हम प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज भी इसको बोल सकते हैं, या प्रसव पूर्व रक्तस्राव भी इसको बोल सकते हैं। तो गर्भा सप्ताह के 20 सप्ताह पश्चात होने वाला जो रक्तस्राव है वो क्या कहलाता है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहलाता है। पार्टोग्राफ में कौन कौन सी सूचनाएं दर्ज होती हैं। शिशु की दशा, प्रसव की प्रगति, माँ की दशा। तो ये सारी ही जो चीज़ें होती हैं वो पार्टोग्राफ में दर्ज होती हैं। पार्टोग्राफ मैंने अभी बताया है भ्रूण की और माता की दोनों की ही चीज़ों का
पता लगाता है। गर्भस्थ शिशु के अंगों को कितने सप्ताह में स्पर्श किया जा सकता है, पता लगा सकते हैं कि ये अंग है। 20वें सप्ताह में पता लगा सकते हैं गर्भस्थ शिशु का। गर्भस्थ शिशु के अंगों को कितने सप्ताह में परिस्पर्शन कर सकते हैं, 20 सप्ताह में कर सकते हैं। 28वें सप्ताह आता है तो फंडस की ऊंचाई जो होती है कितने सेंटीमीटर हो जाती है। 28 पर फंडस की ऊंचाई निकालते हैं। ये इस तरह से फंडस की ऊंचाई, एक सेकेंड, जैसे ये वेट है ना, यहाँ इस तरह से फंडस की ऊंचाई निकाली जाती है। इस प्रकार से ये जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जो पेट का साइज होता है ऊपर जाता रहता है। तो 28वें सप्ताह तक ऊपर कितने तक पहुँच जाता है, 28वें सप्ताह तक जो फंडस की ऊंचाई होती है वो 26 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है। देखो चित्र द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये इस प्रकार से फंडल हाइट बढ़ती जाती है। पहले यहाँ रहता है, फिर ये ऊपर बढ़ गया, 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 ऐसे है ना। तो जब 28 सप्ताह होता है तो 28 सप्ताह पर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस नापते हैं तो कितनी होती है, लगभग 26 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य कितना माना जाता है। 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर माना जाता है। 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर अगर होता है तो वो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है। 7 वाला गंभीर होता है। गर्भावस्था में आयरन, फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम की गोलियां कितने दिनों तक देनी चाहिए, 180 दिनों तक देनी चाहिए। लेकिन अगर गंभीर एनीमिया होता है तो कितनी देना चाहिए, 360 गोली देना चाहिए। नवजात शिशु का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 45 से 60 mm/Hg होता है। कितना, 45 से 60 नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप होता है। अगला है, सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था कौन सी होती है। रिमोट मतलब उसका हमको देखना होता है कि उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होते। अवलोकन अवस्था जो होती है वो 1 से 7 दिन की होती है। सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था क्या कहलाती है, तो सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था 1 से 7 दिन की कहलाती है। सिर का पीछे की ओर तनना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। सिर की पीछे की ओर तनना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। सिर का पीछे की ओर तनना। नवजात शिशु का जो सामान्य वजन होता है वो कितना होना चाहिए, सामान्य जो वजन होना चाहिए इनमें से अगर देखा जाए तो 2.5 किलो होना चाहिए। वैसे तो 3 से 3.5 किलो का वजन जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 3.5 नहीं है, होना चाहिए 3.5। 3 से 3.5 जो वजन होता है वो नवजात शिशु का सबसे अच्छा वजन माना जाता है। फीटोस्कोप की सहायता से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन कौन से सप्ताह में पहली बार सुन सकते हैं, 18 से 20 सप्ताह में सुन सकते हैं। कब, 18 से 20 सप्ताह में सुन सकते हैं गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन। गर्भवती महिला को कितनी ऊंचाई उच्च जोखिम वाला माना जाता है। गर्भवती महिला को कितनी ऊंचाई उच्च जोखिम वाली मानी जाती है, 140 सेंटीमीटर से कम अगर महिला की हाइट होती है। मतलब हाइट का भी प्रभाव पड़ता है प्रसव होने में। अगर महिला की हाइट अच्छी होती है तो डिलीवरी होने में मतलब आसानी होती है, और कम होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो गर्भवती महिला की जो 140 सेंटीमीटर से कम हाइट होती है वो उच्च जोखिम वाली मानी जाती है। शिशु के कमरे का तापक्रम कितना रखना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। कितना, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड शिशु के कमरे का तापमान रखना चाहिए। सूतिका अवस्था में धात्री महिला को कितनी अतिरिक्त जो कैलोरी प्रदान करनी चाहिए। देखो 500 से 600 कैलोरी अतिरिक्त आवश्यक होती है। यदि महिला पहली 6 माह मतलब बच्चा पहला 6 माह का है तो उसको 600 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए सामान्य महिला से, और अगर 6 से 12 महीने का है बच्चा तो उसको लगभग 540 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होता है। अपगार स्कोर में आकलन किसका किया जाता है। अपगार स्कोर में आकलन श्वसन दर, नाड़ी दर और त्वचा का रंग सभी। ये सुनो, अपगार स्कोर पढ़ लेना, अपगार स्कोर से क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है थ्योरी में, छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का। स्पीड बढ़ाकर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोल रही हूँ, तो इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि विटामिन का एक मैराथन लेके आऊँ, क्योंकि विटामिन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तो सरल लेवल था, अब आप लोगों को हाई लेवल के पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो सारे लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अपगार स्कोर में इन तीनों का ही आकलन किया जाता है। अपगार स्कोर जो होता है ना, उसमें 0 से 10 तक मतलब अंक होते हैं, और जो 5 चीज़ें होती हैं जिन पर स्कोर देना होता है, जैसे कि बच्चे का दर कैसी आ रही है, श्वसन की, उसकी नाड़ी कैसे हो रही है, वो किस प्रकार से रिफ्लेक्स कर रहा है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, ऐसे 5 चीज़ें होती हैं, उनको देना होता है हमको
अपगार इन्हीं पांचों चीज़ों पर होता है। अपगार का ए से मतलब होता है उपस्थिति, पी से मतलब होता है पल्स। इस प्रकार से अपगार स्कोर का आकलन किया जाता है। तो जो अगर सबसे कम जो रेट होता है जीरो में, जब 0 से 2 तक हम नंबर देते हैं, सबसे कम अगर स्कोर होता है तो 0, बीच का होता है तो 1 और अच्छा होता है तो 2 स्कोर ऐसा देते हैं। टोटल अधिकतम 10 अंक होते हैं। 7 अंक तक अच्छा माना जाता है। 7 से कम होता है तो अपगार स्कोर अच्छा नहीं माना जाता है। शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? शिशु को कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान जो है शिशु को कराना चाहिए। सूतिकावस्था के प्रथम 4 दिनों तक योनि से एक लाल रक्त का स्राव निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लौकिया रोबरा। ये लौकिया के प्रकार होते हैं। पहला निकलता है लौकिया रोबरा, जो बहुत लाल रंग का होता है। फिर गुलाबी से कलर का निकलने लगता है लौकिया अलवा। और फिर तीसरी अवस्था होती है लौकिया सुरोसा, जिसमें से सफ़ेद सा पदार्थ निकलने होता है। ये लास्ट स्टेज होती है। जैसे बच्चा होता है तो उसके बाद जो है होता है ये निकलना स्टार्ट कर देता है। लगभग 12 सप्ताह तक ये निकलता रहता है लौकिया। पहला जो शुरू के जो कुछ दिन होते हैं, 3-4 दिन, लौकिया रुब्रा निकलता है, मतलब गाढ़ा चमकीला रेड कलर का पदार्थ निकलता है, जिसको हम लौकिया रुब्रा बोलते हैं। फिर एक लाल और गुलाबी सा मिक्स होता है जिसमें थक्का नहीं होता, जबकि लौकिया रुब्रा में थक्के भी होते हैं। मतलब खून के थक्के भी होते हैं, लेकिन लौकिया अलवा में खून के थक्के नहीं होते हैं। और लौकिया सिरोसा में भी नहीं होते। लौकिया सिरोसा लास्ट स्टेज होती है। पार्टोग्राफ का उद्देश्य क्या होता है? पार्टोग्राफ का उद्देश्य होता है शिशु की स्थिति पता करना, प्रसव में होने वाली असमानता पता करना, माता की स्थिति का पता करना। ये सारे ही इसके उद्देश्य होते हैं। गर्भावस्था में अगर महिला को मलेरिया हो जाए तो कौन से लक्षण होंगे? कपकपी, बुखार, पसीना आना, ये सभी लक्षण महिला में होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी MPSI का और आबकारी आरक्षक बैच जल्दी ज्वाइन कराने वाले हैं। ट्रिकी बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारे जितने भी बैच रहते हैं ट्रिकी रहते हैं। अभी आपने हमारा जिन लोगों ने सुपरवाइज़र का लिया होगा, हमने सुपरवाइज़र में भी ट्रिक द्वारा सारे फैक्ट याद करवाए हैं। अगर आबकारी बैच लेना चाहते हैं तो हम 15 तारीख से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर हमारा ये लिखा हुआ है नीचे 6260190944। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही FSO की भी तैयारी कराने वाली हूँ। FSO का जो बैच है, FSO के बैच का जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम फॉर्म है, वो 28 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका बैच हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिएगा। गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति कौन सी होती है? लंबवत। अगर गर्भस्थ शिशु जो होता है लंबवत होता है तो वो उसकी सबसे सामान्य स्थिति होती है। तो गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति क्या होती है? लंबवत होती है। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह क्या होता है? लाइटनिंग होता है, ये भी सही है। फ्रीक्वेंट, जब पहली बार बच्चा दिखता है तो उसको हम लाइटनिंग देते हैं, सर पहले दिखने लगता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। टेकिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स मतलब जो गर्भा से ग्रीवा होती है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो सभी प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह होते हैं कि हाँ अब प्रसव होने वाला है। प्रसव की टोटल कितनी अवस्था होती है? प्रसव की टोटल 4 अवस्था होती हैं। अभी मैंने बताया था। पहली जो अवस्था होती है उसमें क्या होती है? गर्भा से ग्रीवा फैलती है। पहली अवस्था में गर्भा से ग्रीवा क्या होती है? फैल जाती है। दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था में बच्चा बाहर आ जाता है। लगभग 12 घंटे तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में बच्चा बाहर आ जाता है। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है। और जो चौथी अवस्था होती है वो अवलोकन अवस्था होती है, जिसे हम माता को ऑब्जर्व करते हैं। लंबा प्रसव कब किसे कहते हैं? जब प्रसव की कुल अवधि 18 घंटे से अधिक हो। जब प्रसव की कुल अवधि 18 घंटे से अधिक होती है तो उसको हम लंबा प्रसव बोलते हैं। सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था कौन सी होती है? ओवेरियन जो प्रकार की जो अस्थानिक गर्भावस्था होती है, जो ओवेरियन में होती है, वो सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था के दौरान लगभग कितनी महिलाओं में प्रथम तिमाही होना उल्टी होना सामान्य बात है? लगभग 50% महिलाओं में इसका कारण सामान्य होता है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव के क्या कारण होते हैं? प्लेसेंटल कारण होता है, स्थानिक चोट भी होता है, सर्विक्स कैंसर भी होता है। ये सारे ही इसके कारण होते हैं जो प्रसव पूर्व रक्तस्राव का कारण बनते हैं। गर्भाशय में 28 सप्ताह से पूर्व होने वाला जो सीक्रेशन है वो क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। गर्भावस्था में टीबी के कौन से लक्षण हो जाते हैं? गर्भावस्था में अगर टीबी हो जाता है तो 15 दिन से अधिक खांसी आती है, हल्का बुखार आता है, रात में पसीना आता है। ये सभी कारण गर्भावस्था में टीबी के होते हैं। गर्भावस्था में एनीमिया कब कहलाता है? जब हीमोग्लोबिन का स्तर 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो गर्भावस्था में उसको हम एनीमिया बोलते हैं।
8 ग्राम प्रति लीटर से कम होता है तो उसको हम गंभीर एनीमिया बोलते हैं। इसको 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से होगा तो गंभीर एनीमिया होगा, लेकिन अगर सामान्य एनीमिया 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से हो जाता है तो वो सामान्य एनीमिया या एनीमिया कहलाता है। अगर आपसे गंभीर पूछें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 7 आ जाएगा। गंभीर अगर पूछें तो 7 या 8 से अगर कम होगा तो गंभीर एनीमिया हो जाएगा, और सामान्य एनीमिया होगा 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम सामान्य एनीमिया होगा। एनीमिया के लक्षण क्या होंगे? थकान होगी, सांस फूलेगी, चक्कर आएंगे, ये सभी कारण इसमें आ जाएंगे। अगला कारण है, कुल गर्भावस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामलों में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखते हैं? 8 से 10% मामले ऐसे होते हैं जिसमें प्री एक्लेम्सिया मतलब बीपी हाई होना, मूत्र से प्रोटीन आना, ये सारी चीज़ें दिखते हैं। क्या होता है एक्लेम्सिया के लक्षण? उच्च रक्तचाप, दौरे आना, प्रोटीन यूरिया, ये सभी इसके कारण में आ जाता है। अगला है, पेल्विस की चारों अस्थियां कितनी में से कितनी संधियों में आपस में जुड़ती हैं? चारों अस्थियां आपस में 4 संधियों द्वारा आपस में जुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की जो सामान्य गर्भ प्रस्तुति है या सामान्य प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? सिफेलिक, मतलब सिर का बाहर आना, सिर को पहले देखना, उसको हम बोलते हैं सिफेलिक। देखो, महिला पेल्विस में नॉर्मली 4 होती हैं, लेकिन मुख्य जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन सी? अभी मैंने बताई थी। एक होती है इलियम, इलियम वो छोटी आंत में भी होता है, यहाँ भी होता है। एक होता है इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये मुख्य रूप से 3 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व प्लेसेंटा में नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है? परिपक्व प्लेसेंटा अगर हो जाता है, मतलब प्लेसेंटा पूरी तरह से परिपक्व हो गया है, तो उसमें जो नाभि नाल की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 55 से 60 सेंटीमीटर होती है। परिपक्व प्लेसेंटा में नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है? 55 से 60 सेंटीमीटर होती है। भ्रूण का आरोपण कौन सी अवस्था में होता है? भ्रूण का आरोपण मॉरूला अवस्था में होता है ना। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में वो गर्भावस्था में उसका गर्भाशय में आरोपण हो जाता है। प्राथमिक कॉरियोनिक विली का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है? 12वें दिन होता है प्राथमिक कॉरियोनिक विली का निर्माण निषेचन के। प्राथमिक कॉरियोनिक विली का निर्माण निषेचन के 12वें दिन होता है, और द्वितीयक कॉरियोनिक विली का निर्माण निषेचन के 16वें दिन होता है। कौन सा? 16वें दिन होता है। गर्भावस्था का जानबूझकर समापन करना कौन सा गर्भपात कहलाता है? अभिप्रेरित गर्भपात कहते हैं, जिसमें क्या होता है? गर्भावस्था का जानबूझकर जो है समापन करवाया जाता है। कौन सा जननांग पुरुष के शिश्न के समान होता है? क्लिटोरिस जो होता है पुरुष के शिश्न के समान होता है। क्लिटोरिस जो बोलते हैं कि ये महिला का अर्ध अंग होता है जो कि पुरुष के समान होता है, क्लिटोरिस इसको हम बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, किसी के भी आगे अगर हाइपो लग जाता है तो इसका मतलब होता है कम होना। ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कम होना। तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे कि ग्लूकोज की अधिकता को डायबिटीज बोलते हैं, ऐसे ही हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी को बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं रिव्यू दे रही हूँ रोज़ के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक टॉपिक आपको दे देती हूँ 20 से 25 कि अब आपको अगले पेपर में इन टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। तो जिनका भी 1-2 दिन में एग्जाम है वो रिव्यू के टॉपिक जरूर देख लिया करो। जो कल वाले एग्ज़ाम का मैंने दिया है अभी उसको ज़रूर देख लेना, लास्ट वीडियो ही है मेरा, उसमें मैंने सारे टॉपिक बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर स्पेशली फोकस करना है। अगला है, वयस्क महिला में कौन से जननांग पर बाल पाए जाते हैं? मोन्स प्यूबिस पर बाल पाए जाते हैं। कहाँ पर? मोन्स प्यूबिस पर जो है बाल पाए जाते हैं। मंद श्वसन अवरोध में अपगार स्कोर क्या होता है? यदि श्वसन अवरोध हो रहा है तो अपगार स्कोर कितना होगा? 5 से 7। अगर मंद है, ये अगर बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा तो वो 0 से 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? मंद है। तो मंद श्वसन अवरोध में क्या होता है? 5 से 7 के मध्य होता है। जननी सुरक्षा योजना का आरंभ कब हुआ था? क्योंकि ये भी गर्भवती महिला से संबंधित है। 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना का आरंभ हुआ था 10वीं योजना में। कौन सा जननांग बाहरी प्रजनन अंग नहीं है? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये तो सब क्या है? बाहरी प्रजनन अंग है, लेकिन गर्भाशय जो है वो आंतरिक जनन अंग है। गर्भाशय क्या है? आंतरिक जनन अंग होता है। गर्भपात्र के मात्रक कारण जो कि माता के कारण होते हैं, कौन से होते हैं? संक्रमण, एवियो विसंगति, चोट, ये सभी जो होते हैं गर्भपात के मात्रक कारण होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में गर्भाशय का वजन कितना होता है? 50 से 60 ग्राम होता है सामान्य अवस्था में, और गर्भावस्था में लगभग 900 ग्राम या 1000 ग्राम या 1 किलो तक पहुंच जाता है। मादा में कितनी वार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? योनि में पाई जाती है वार्थोलिन ग्रंथियां, दोनों तरफ पाई जाती हैं तो 2 पाई जाती हैं। मादा में वार्थोलिन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मादा में जो वार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या 2 होती है। मातृ मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण कौन कौन से होते हैं? रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भपात, ये सभी जो होते हैं मातृ मृत्यु के कारण होते हैं। अगला है, कौन सा जननांग आंतरिक अंग नहीं है? कौन सा जननांग आंतरिक जननांग नहीं है? गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, अंडाशय। मॉन्स म्यूवस जो है वो बाहरी जननांग अंग है जिस पर हेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क गर्भाशय की जो लंबाई होती है, मतलब जो वयस्क गर्भाशय होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। वयस्क गर्भाशय की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 7.5 सेंटीमीटर होती है वयस्क गर्भाशय की लंबाई। अगला है, हाइपोकैल्सीमिया क्या कहलाता है? कैल्शियम का स्तर कम होना क्या कहलाता है? हाइपोकैल्सीमिया। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होता है उसको हम कैल्सीमिया कहते हैं। महिला में कितनी गर्भाशय नलिकाएं होती हैं? महिला में 2 गर्भाशय नलिकाएं होती हैं, इनको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे निकली रहती है और इस प्रकार से यहाँ पे निकली रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इनफंडिबुलम में यहाँ पर वो एक विली टाइप से निकली हुई होती हैं जो कि अंडा से रखती हैं, जहाँ से अंडाणु निकलता है। वयस्क महिला में एरियोला का विकास जो होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला है, महिलाओं में यौवन आरंभ की सामान्य उम्र क्या होती है? यौवन आरंभ की सामान्य उम्र 12 से 15 वर्ष होती है। जन्म के समय कम वजन वाला जो शिशु होता है वो क्या कहलाता है? जन्म के समय जो 2.5 किलोग्राम से वजन कम होने वाला बच्चा, कम वजन वाला बच्चा कहलाता है। वयस्क पुरुष में सामान्य वीर्य स्खलन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 5 ml होती है जो सामान्य वीर्य स्खलन की मात्रा होती है। गर्भाशय की जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? गर्भाशय की बाहरी परत पैरामेट्रियम कहलाती है। पैरामेट्रियम बाहरी परत कहलाती है। वयस्क महिला में अंडाशय की सामान्य चौड़ाई कितनी होती है? अंडाशय की जो सामान्य चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। वयस्क महिला में अंडाशय की या ओवरी की सामान्य चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। वयस्क पुरुष में जो वृषण या टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया क्या कहलाता है? रक्त में हाइपोमैग्नीसियमा क्या कहलाता है? जब मैग्नीशियम की कमी हो जाए, क्योंकि हाइपो है, हाइपो होता है मतलब कमी हो जाना। वयस्क पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 19 से 20 सेंटीमीटर होती है। समय से पूर्व जन्मे शिशु क्या कहलाते हैं? जिनका जन्म, मतलब समय से पूर्व अगर कौन से बच्चे कहलाते हैं? कितने सप्ताह पूर्व हो गया हो? यदि 37 सप्ताह पहले बच्चे का जन्म हो गया हो तो उसको समय से पूर्व जन्मे बच्चे भी बोलते हैं। ऐसा शिशु जिसका जन्म वजन उसकी अनुमानित गर्भधारण की उम्र के हिसाब से 10% कम हो, कौन से कहलाते हैं? समय के मान से हल्का कहलाते हैं। मतलब जिनका वजन जो होता है उनकी अनुमानित जो होना चाहिए वजन उससे कम होता है, समय के मान से हल्का कहलाते हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में हुई थी। 1991-92 में इसकी क्षेत्रीय स्तर पर हो गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 1997 में हुई थी। शिशु में श्वसन अवरोध का कारण क्या होता है? तो समय से पूर्व होना, मस्तिष्क पर दबाव पड़ना, पश्च परिपक्वता, ये सभी इसके कारण हो जाते हैं। अगला है, आशा जो है वो कितनी आबादी पर कार्य करती है? आशा जो होती हैं वो 1000 आबादी पर काम करती हैं। कितनी? 1000 आबादी पर आशा काम करती हैं। गर्भावस्था के समय अगर दौरे पड़ जाते हैं तो गर्भावस्था के समय दौरे को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट की दवाई दी जाती है। गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व कितनी जांच करानी चाहिए? 4 जांच करानी चाहिए। पहली जांच कब करानी चाहिए? पहली जो जांच कराना चाहिए 12वें सप्ताह के बीच अंदर करानी चाहिए। दूसरी जो जांच होती है वो 14 से 26 या 28 सप्ताह के बीच करानी चाहिए। तीसरी जो जांच होती है वो 28 से 34 सप्ताह के बीच करानी चाहिए। और चौथी जो जांच है वो 36 सप्ताह से प्रसव काल तक कराना चाहिए। इस प्रकार से टोटल 4 जांचें हैं गर्भवती महिला की कराना चाहिए।
गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की मात्रा लेनी आवश्यक होती है? प्रतिदिन 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा लेनी आवश्यक होती है। 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा लेनी आवश्यक होती है। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 से 12 किलो वजन महिला का पूर्ण गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताह में औसतन वजन कितना बढ़ जाता है? आरंभ के 20 सप्ताह की बात करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 किलो तक इसका वजन महिला का बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन, वैसे तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। 5 दिन बाद और अंडोत्सर्ग के 5 दिन बाद इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था वाला हार्मोन भी बोलते हैं, गर्भावस्था वाला हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भावस्था के किन दिन में एचसीजी का मूत्र में उत्सर्जन अधिकतम होता है? तो 60 से 70 दिन। 60 से 70 दिन में एचसीजी का मूत्र में उत्सर्जन अधिकतम होता है। कब? 60 से 70 दिन में। 60 से 70 दिन जब हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एचसीजी का जो उत्सर्जन मूत्र में होता है, एचसीजी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसको बोला जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसको बोला जाता है। इसी का जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं, तो इसी का पता लगाया जाता है। एचसीजी का ही पता लगा के डॉक्टर तय करता है कि ये महिला गर्भवती है या नहीं। यदि 5 ml से मात्रा ज़्यादा आती है तो महिला गर्भवती होती है। ठीक है, और ये प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा। अगला इसी से संबंधित है, मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भावस्था परीक्षण लगाया जाता है? तो एचसीजी का ही पता लगाकर गर्भावस्था का पता लगाते हैं। भ्रूण की रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पर होती है? नाभि नाल सिरा में। भ्रूण की जो रक्त वाहिनी होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पे होती है? नाभि नाल सिरा में होती है। कहाँ पे होती है? नाभि नाल सिरा में होती है। अगला क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम जो होता है इसको डिक्कीडुआ भी बोलते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है गर्भावस्था का रखरखाव करना। गर्भावस्था के रखरखाव को बोलते हैं। योनि के संबंध में गर्भाशय का आगे की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो योनि के संबंध में यदि गर्भाशय आगे की ओर झुक जाता है उसको एंटावर्जन बोलते हैं। एंटावर्जन क्या कहलाता है? गर्भाशय का आगे की ओर झुकना कहलाता है। एंटाफ्लेक्सियन क्या होता है? ग्रीवा की धुरी की ओर झुकना। ग्रीवा धुरी की ओर जब झुक जाती है गर्भाशय तो उसको हम एंटीफ्लेक्सियन कहते हैं। रेट्रोफ्लेक्सन जो होता है पीछे की ओर झुकना कहलाता है। गर्भाशय जब पीछे की ओर झुक जाता है तो उसको हम रेट्रोफ्लेक्सन कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एंटावर्जन को हिप एंटावर्जन भी बोलते हैं। इसमें कूल्हा जो है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा डोरोसेफ्लेक्सियन क्या होता है? हाथों और पैर की गति जो होती है वो पीछे की ओर झुक जाती है। देखो एक बारी पोजीशन ऑफ यूटेरस आप गर्भावस्था की स्थिति में देख सकते हो। ये रेट्रोवर्टेड है। इसमें जो गर्भाशय होता है वो पीछे की ओर हो जाता है। गर्भाशय क्या होता है? ये देखो, ये जो होता है ये गर्भाशय होता है, ये नॉर्मल यूटेरस होता है और ये क्या होता है? थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और नॉर्मल पोजीशन ये होती है। नॉर्मल पोजीशन ये होती है गर्भाशय की। आप देख सकते हैं ये गर्भाशय देखो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये पीछे की साइड चला जाता है। तो रेट्रोवर्टेड मतलब क्या होता है? पीछे की ओर खिसकना। रेट्रोवर्टेड क्या होता है? पीछे की ओर खिसकने को हम रेट्रोवर्टेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच कैसा होता है? योनि का पीएच ज़्यादा होता है, क्षारीय होता है और 7 से ज़्यादा होता है। गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच क्षारीय होता है और क्या होता है? ज़्यादा होता है 7 से। गर्भवती महिला में टीटी के टीके की कितनी खुराक देना चाहिए और 2 खुराकों के बीच कितने का अंतराल होना चाहिए? टोटल 2 खुराक देनी चाहिए। एक तो होती है TD1 और एक होता है TD2। इन दोनों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो इन दोनों खुराकों के बीच 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। 1 महीने का अंतराल या 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, या 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, या 1 महीने का अंतराल होना चाहिए टीटी की खुराक देने से पहले। ठीक है, और गर्भावस्था में जो टीटी की दूसरी खुराक होती है वो प्रसव के 4 सप्ताह पहले ही पूरी कर लेना चाहिए। प्रसव के 4 सप्ताह पहले ही
पूरी टीटी की दोनों खुराक पहले पूरी कर लेना चाहिए। तो टीटी की जो खुराक है उसकी मात्रा 0.5 ml होती है और इसको IM मोड पर दिया जाता है, ये भी याद रखना। लेकिन यदि किसी महिला ने दूसरा बच्चा जन्म दे रही हो, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल से कम का अंतर होता है, तो उसको TD1 और TD2 नहीं दिया जाएगा, उसको TD का बूस्टर दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? TD का बूस्टर दिया जाएगा। और लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो ये फिर TD1 और TD2 दोनों दी जाएगी। गर्भवती महिला की देखभाल करने वाली नर्स से पूछा जाएगा कि महिला को स्तनपान कब से शुरू करना है, तो वो क्या बोलेगी? तुरंत कर दो। प्रसव के 24 घंटे बाद ही कर देते हैं, 2 घंटे। अब यहाँ पे ऑप्शन कम 2 ही दिख रहा है, तो 2 ही आंसर आएगा। गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना होना चाहिए? गर्भवती महिला का जो रक्तचाप होता है 140 से 90 होना चाहिए, और जो हमारा रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120-80 होता है। 80-120 होता है हमारा, और जो गर्भवती महिला का कितना होना चाहिए? 90 से 140 होना चाहिए। नीचे का 90 है ना, डायस्टोलिक और हिस्टोलिक 140। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को गर्भाधान के कितने महीने बाद आयरन एसिड की गोली प्रतिदिन 100 दिवस तक लेनी चाहिए? 4 महीने बाद से लेनी चाहिए। 4 महीने बाद से आयरन और फॉलिक एसिड की गोली लेना ही चाहिए, ये मतलब मस्ट नीड है। गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन आना, पैरों टांग बाह में सूजन, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इसको प्री एक्लेम्सिया की स्थिति बोलते हैं। जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है तो उसको हम एक्लेम्सिया बोलते हैं, जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है। गर्भावस्था में जिंक की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है? कम भार होता है बच्चों का, और DNA और RNA संश्लेषण में क्षीणता आ जाती है, दोनों ही इसके कारण आ जाएंगे। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? अपरा से। अपरा या प्लेसेंटा से गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रथम तिमाही में औसतन आधा किलो वजन प्रति माह बढ़ता है, सही है। दूसरी तिमाही में 1 किलो वजन प्रति माह बढ़ता है, और अंतिम तिमाही में 2 किलो प्रति माह वजन बढ़ता है। गर्भवती महिला का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता वजन खतरे का लक्षण होता है, सही है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अधिनियम के 2000 प्लस MCQ की ई बुक है। इस प्रकार से आपको अधिनियम के क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से ऐसे ही ई बुक आपको हर सब की मिलेंगी। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अगर लास्ट मार्च में है, अप्रैल में है, तो आप हमारी ये MCQ की ई बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन अधिनियम को, हर अधिनियम को पर्टिकुलर, हर अधिनियम को ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं, सारे अधिनियम की डेट याद करना चाहते हैं, हर अधिनियम में क्या हुआ है वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा MCQ बैच ले सकते हैं। और इसमें आपको ये सारी अधिनियम की ई बुक मिल जाएंगी। और साथ में अगर आप चाहें तो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इसकी वीडियो लेना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। इसमें आपको सारे ही फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो कवर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्री एक्लेम्सिया का जैव रासायनिक संकेत होता है? प्री एक्लेम्सिया का जैव रासायनिक संकेत होता है बढ़ा हुआ यूरिक अम्ल स्तर। अगर यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया का जैविक संकेतक होता है। गर्भावस्था में कौन सा मधुमेह देखा जाता है? तो गेस्टेशनल डायबिटीज या गर्भकालीन डायबिटीज गर्भावस्था में मधुमेह का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन मधुमेह वाली जो गर्भवती महिला में कौन सा लक्षण दिखाई देगा? अगर महिला अगर गर्भवती है और उसका बच्चा होता है, तो उसका बच्चा जो होगा वो सामान्य से अधिक वजन का होगा। सामान्य से, ये सबसे मेन स्थिति, जैसे सामान्य वजन जो होता है 3.5 किलो का होता है, लेकिन अगर किसी महिला को डायबिटीज है, मधुमेह है, तो उसका वजन जो होगा जो बच्चे का वो 4 से 4.5 किलो का वजन हो जाता है, जिससे सामान्य डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया का स्तर कब कितने से परिभाषित करते हैं? कितना हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको एनीमिया ग्रसित बोलते हैं। यदि 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो उसको हम एनीमिक या मानते हैं, और अगर 7 से कम होता है तो क्या मानते हैं? गंभीर एनीमिया वाला मानते हैं। गर्भावस्था के दौरान, संक्रमण के दौरान कौन सी वाली बीमारी होती है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, रोबेला, ये सारी बीमारियां गर्भावस्था के दौरान हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा जो प्रीविया होता है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में आ गया हो। प्लेसेंटा अगर गर्भाशय की गर्दन में आ गया हो तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की ग्रीवा में आ गया हो। प्लेसेंटा प्रीविया के कितने प्रकार होते हैं?
4 प्रकार होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। कैसे कैसे? एक तो निम्न थोड़ा सा ढक लिया हो गर्दन को, गरवा से ग्रीवा को थोड़ा सा प्लेसेंटा ने ढक लिया, उसको निम्न बोलते हैं। एक होता है सीमा पे ढक लिया हो तो उसको हम सीमांत बोलते हैं। तीसरा होता है आंशिक रूप से ढक लिया हो, और एक होता है पूरी तरह से ढक लिया हो। ये चारों ही स्तर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, है ना। और इसके कारण ऑपरेशन ही कराना पड़ता है प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में क्या स्थिति प्लेसेंटा के अलग होने पर और अलग होने का संकेत दे सकती है? कौन सी स्थिति होती है जो प्लेसेंटा के अलग होने का? तो पेट में दर्द और खून भी होता है, अत्यधिक वमन भी होता है, हल्का दर्द और सूजन। तो कौन सी ऐसी स्थिति होती है जो बताती है कि ये प्लेसेंटा अलग हो गया? तो प्लेसेंटा जब अलग होगा तो सबसे मेन चीज़ होगी कि खून आएगा। सबसे मेन चीज़ क्या होगी? प्लेसेंटा अलग होगा तो पेट में दर्द होगा और खून आएगा। प्लेसेंटा 2 स्टेरॉइड हार्मोन का भी उत्पादन करता है। एक कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। वैसे तो ये अंडा से द्वारा होते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इनके द्वारा भी होते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर रीयूमेटिक फीवर हो जाता है तो उसका इलाज किस प्रकार की बीमारी द्वारा किया जाता है? एंटीबायोटिक्स द्वारा किया जाता है। इसका मतलब होता है कि रक्त की मात्रा बढ़ जाना। रूमेटिक हृदय रोग से पीड़ित महिलाएं क्या होती हैं? उनके हृदय के जो वाल्व होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। गर्भावस्था में यदि महिला को अत्यधिक सूजन आ जाती है तो ये किस समस्या का हो सकती है? तो प्री एक्लेम्सिया के कारण महिला में सूजन आ जाती है। किसके कारण? प्री एक्लेम्सिया के कारण आ जाती है। गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब के इलाज के लिए कौन सी दवा सामान्यतः दी जाती है? उच्च रक्तदाब के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब के इलाज के लिए। इसकी पीडीएफ हमारे हम जीतेंगे बैच में डाल दूंगी और हमारे एमसीक्यू बैच में डाल दूंगी। एक बार ही सारा रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें गर्भावस्था में कौन कौन से रोग ग्रहण कर लेते हैं, आनुवंशिक रोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वाले पीडीएफ में आ जाएंगे। गर्भावस्था में शिशु की वृद्धि और विकास की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण सबसे बेस्ट होता है? अल्ट्रासाउंड परीक्षण सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। विटामिन डी की कमी से गर्भावस्था में कौन सी कमी हो सकती है? हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। गर्भावस्था में क्या स्थिति जन्म के समय खतरा उत्पन्न कर सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है वो खतरा उत्पन्न कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान गंभीर सिरदर्द और दृष्टि में बदलाव किसका संकेत हो सकते हैं? प्री एक्लेम्सिया का हो सकते हैं। गर्भावस्था में गर्भाशय में सूजन का कारण क्या हो सकता है? अगर सूजन आ गई तो गर्भकालीन अगर हाइपरटेंशन है, मतलब बहुत ज़्यादा बीपी अगर बढ़ रहा है तो उसके कारण गर्भाशय में सूजन आ सकती है। गर्भावस्था में शिशु के दिल की धड़कन की निगरानी करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो फीटल हृदय दर मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, फीटल जो हृदय दर मॉनिटरिंग होती है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है, वो की जाती है, जिसके कारण इसका गर्भावस्था में भ्रूण की हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान अगर शिशु के विकास को चेक करना है या शिशु के विकास को देखना है, शिशु का विकास सही रहे, तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? फॉलिक एसिड जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। गर्भावस्था में एचआईवी का इलाज किसके लिए किया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होती है या जो एंटी रेट्रोवायरल दवाई होती है वो गर्भावस्था में एचआईवी के इलाज के लिए दी जाती है। अगला है, गर्भावस्था में थायराइड के विकारों का अगर इलाज करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाएगा। इसको हम टीएफटी टेस्ट बोलते हैं। टीएफटी टेस्ट क्या होता है? थायराइड के लिए किया जाता है। एक सरल प्रयोगशाला परीक्षण होता है जिससे पता चलता है कि थायराइड जो है ग्रंथि है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। पहली तिमाही में जो टीएसएच का स्तर होता है, जो थायराइड का स्तर होना चाहिए, वो 0.2 से 2.5 होना चाहिए। ये इसका स्तर होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने पूरे थर्ड खंड जो प्रबंधन का जो थर्ड खंड है, जिसमें संप्रेषण है, इसमें नेतृत्व है, सामुदायिक संगठन है, सामुदायिक गतिशीलता है, उसका मैंने एक पूरा का पूरा खंड का मैराथन वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और साथ में मैंने फोर्थ खंड पूरा का पूरा ही बना दिया है। लगभग 2 घंटे का वो वीडियो रहेगा। उस वीडियो में आपका पूरा का पूरा चौथा खंड, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विकलांगता अधिनियम, बाल संस्थान, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने कौन सी दवा दी जाती है? एलामप्रिल दी जाती है। उच्च रक्तदाब को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एलामप्रिल। अगर प्री एक्लेम्सिया हो जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, लेकिन अगर नियंत्रित करना है उच्च रक्तदाब तो एलामप्रिल देने की सलाह दी जाती है। कौन सी? एलामप्रिल।
अगला है कौन सा विटामिन शिशु के तंत्रिकाओं के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन B12 जो होता है जो तंत्रिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था में अगर पीलिया हो जाए तो पीलिया के इलाज के लिए क्या देना चाहिए, सामान्य दवाएं देनी चाहिए और आहार में बदलाव करना चाहिए। और पीलिया अक्सर जनरली गर्भवती महिलाओं को हो ही जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये करवाया था कि अगर गर्भवती महिला गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करना है, गर्भाशय जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहा है तो कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, टोकोलिटिक दवाई दी जाती है। टोकोलिटिक जो दवाई होती है वो गर्भावस्था के संकुचन को रोकने के लिए दी जाती है। गर्भावस्था में रक्तस्राव के कारणों में क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया एक कारण हो सकता है। गर्भावस्था में महिलाओं को सामान्य रूप से कितनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होता है। गर्भावस्था में अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा आहार देना चाहिए, फाइबर युक्त आहार गर्भावस्था में देना चाहिए। गर्भावस्था में मूत्र का संक्रमण अगर हो जाता है तो क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भावस्था में कौन सा आहार शिशु के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन युक्त आहार जो होता है शिशु के विकास के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण मिनरल में से कौन सा जो है वो शिशु के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ये सारे ही मिनरल्स शिशु के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति गर्भावस्था के किस माह में हो दिखाई देती है, 5वें से 6वें माह में अनुभव करता है व्यक्ति गर्भ की प्रथम गति तथा उसके सिर पर बालों की उपस्थिति। बार्थोलिन ग्रंथि का क्या कार्य, योनि को चिकना देने का काम करती है, योनि को स्नेहन प्रदान करती है, ये योनि को चिकनाहट प्रदान करती है। गर्भाशय नलिका के किस भाग में निषेचन होता है, गर्भाशय नलिका का जो एम्पुला वाला भाग होता है उसमें निषेचन होता है। ये जैसे गर्भाशय है, ये फंडस है, यहाँ पर एक गर्भाशय पाया जाता है इस प्रकार। ये जो है यहाँ पे ये फैलोपियन नलिका है, ये फैलोपियन नलिका है, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर ये एम्पुला होता है, निषेचन इसी भाग में होता है, एम्पुला भाग में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थानिक गर्भावस्था का सामान्य स्थान क्या होता है, अस्थानिक गर्भावस्था कहाँ होती है, ट्यूबल या एम्पुला में अस्थानिक गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का उपयोग कब से किया जाता है, 9 सप्ताह के बाद तक गर्भावस्था में भ्रूण सप्ताह का प्रयोग किया जाता है। अगला है गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है। देखो ये प्रतिदिन RDA नहीं पूछ रहे हैं, डेली का रिक्वायरमेंट नहीं पूछ रहे हैं, पूरी गर्भावस्था के दौरान पूछ रहे हैं। तो पूरी गर्भावस्था के दौरान 1000 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। डेली की बात करें तो डेली 40 मिलीग्राम आवश्यक होता है, लेकिन पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना होता है, 1000 मिलीग्राम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा शिशु में पॉलीसिथेमिया हो जाता है। ये पॉलीसिथेमिया किस कारण से होता है, ये पॉलीसिथेमिया हाइपोक्सिया के कारण हो जाता है। गर्भकालीन आयु से छोटे को हम बोलते हैं SGA, इसको SGA को हम बोलते हैं स्मॉल गेस्टेशनल एज बोलते हैं, स्मॉल जेस्टेशनल एज इसको बोला जाता है। मतलब जो लंबाई और जो वजन शिशु का गर्भ में होना चाहिए अगर वो नहीं होता है तो उसको हम SGA बोलते हैं। एक होता है LGA, इसको हम बोलते हैं लॉर्ज जेस्टेशनल एज, मतलब जो वजन होना चाहिए बच्चे को उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो चाहे SGA हो चाहे LGA हो, लॉर्ज जेस्टेशनल एज हो चाहे स्मॉल जेस्टेशनल एज हो, ये दोनों ही जब हो जाती है इसका मतलब कि महिला को जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो SGA और LGA जैसी स्थिति दोनों हो जाती है जो कि गंभीर स्थिति होती है। अगला है गर्भावस्था के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किस हार्मोन का पता लगाने के लिए किया जाता है, HCl HCG का पता लगाने के लिए किया जाता है। ह्यूमन कोरियोनेटिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा द्वारा जो सीक्रेट होता है, इसका पता लगाने के लिए करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, अंडे का आवरण बनाने में ये हेल्प करता है और पीयूष ग्रंथि द्वारा ये सीक्रेट होता है। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, अंडे को टूटने में या अंडे को बाहर निकलने में सहायता करता है। अंडोत्सर्ग में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सहायता करता है। फ्रेंड देखिए ये सारी ई बुक आपको हमारे बैच में मिल जाएंगी, 3000 प्लस MCQ अधिनियम की मिल जाएगी, ग्रंथि और हार्मोन की मिल जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनकी ट्रिक की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ट्रिक से आप बहुत जल्दी सारी वीडियोस देखकर ट्रिक से आप चुटकियों में याद कर सकते। कोई कठिन टॉपिक है आपसे नहीं हो रहा है तो करीब 140 प्लस वीडियो हैं जो ट्रिक से बनाई गई हैं हर टॉपिक की। तो जिसको भी ये वीडियो के द्वारा पढ़ना हो, केवल वीडियो देखना है तो 199 रुपये में हमारा केवल वीडियो वाला भी ले सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज़ लेना हो जो क्विज बोर्ड पर टेलीग्राम पर होती है तो वो भी 199 में ले सकते हैं।
लेकिन जिसको वीडियो भी लेना है और ट्रिक भी लेना है और एमसीक्यू भी लेना है और थ्योरी भी लेना है तो वो 499 में ले सकता है, और जिसको एमसीक्यू और टेस्ट केवल लेना है तो वो 399 में एमसीक्यू बैच ले सकता है। आपको मुझे व्हाट्सअप करके पूरा बात क्लियर करके बोलना है कि आपको कौन सा बैच चाहिए। व्हाट्सअप करके ये नहीं बोलना है हमें बैच लेना है, या तो आपको हम जीतेंगे बैच लेना है या आपको एमसीक्यू बैच लेना है। जो भी लेना है मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप करा दीजिए। और फ़ोन मैं पिक नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ फ़ोन मत लगाइएगा, जो भी करें व्हाट्सअप कीजिएगा। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला में रक्त की मात्रा क्या होती है? प्रसव पूर्व, जब प्रसव नहीं होता उसके पहले कुछ हफ्तों में जो महिला में रक्त की मात्रा होती है वो बढ़नी चाहिए। तीसरी तिमाही में रक्त की मात्रा बढ़नी चाहिए 11.6 से 13.9 तक हीमोग्लोबिन बोलते हैं प्रसव पूर्व अवधि में होना चाहिए। अगला है जो हेल्प सिंड्रोम होता है। ये जो हेल्प सिंड्रोम की जटिलता क्या है, हेल्प सिंड्रोम क्या होता है? गर्भवती महिलाओं में ये पाया जाता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प का इसमें हेल्प का मतलब होता है हेमोलिसिस, मतलब होता है हेमोलिसिस का मतलब होता है जब रक्त वाहिकाएं टूट जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं हेमोलिसिस। ई का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर। एलिवेटेड लीवर का मतलब होता है जब लीवर में क्षति होती है। जब लीवर में क्षति होती है तो उसको हम एलिवेटेड लीवर बोलते हैं क्योंकि उसमें लीवर में क्षति हो रही है। इस एल का मतलब होता है लो प्लेटलेट। जब प्लेटलेट में कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लो प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हेल्प सिंड्रोम होता है। इसमें इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को हम प्री एक्लेम्सिया बोल सकते हैं। ये जो प्री एक्लेम्सिया के कारण ही हेल्प सिंड्रोम हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया के कारण ही हेल्प सिंड्रोम हो जाता है। अगला है अपरा पूरी तरह से किस सप्ताह में बन जाता है? अपरा पूरी तरह से 12 सप्ताह में बन जाता है। जो अपरा या प्लेसेंटा होता है उसका व्यास 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और उसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। मोटाई कितनी होती है उसकी? 3 सेंटीमीटर होती है। उसका वजन लगभग 500 ग्राम होता है। बच्चे का वजन और प्लेसेंटा के वजन का अनुपात 1:6 होता है। 4 सप्ताह में ये बनना आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये अधिनियम की ई बुक है जो आपको मिलने वाली है। उन्नत भ्रूण एमनियोटिक सर्जरी में किसका पता नहीं लगाया जा सकता? डाउन सिंड्रोम का लगा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक जो गुणसूत्र होता है उसकी एक्स्ट्रा हो जाना। 46 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी इसमें हो जाती है। पीलिया का पता हम एमनियोसेंटेसिस द्वारा नहीं लगाया जा सकते। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? पुरुषों में एक महिला गुणसूत्र ज़्यादा आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो महिलाओं के समान व्यवहार करने लगता है और बांझ हो जाता है। भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। जॉइंडिस पीलिया का पता एमनियोसेंटेसिस द्वारा नहीं लगाया जा सकता। एमनियोसेंटेसिस में किस दोष का निदान कर सकते हैं? तो इसमें ट्राइसोमी, न्यूरल ट्यूब दोष, संक्रमण, फेफड़ों की परिपक्वता, इन सारे ही दोषों का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं में एक विशेष अभियान आरंभ हुआ है आंचल। ये किस राज्य से आरंभ हुआ है? राजस्थान राज्य से आंचल अभियान को आरंभ किया है। कहाँ से? राजस्थान से। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले आती है डिम्ब अवस्था, उसके बाद क्या आती है? पिंड अवस्था, और फिर आती है शिशु अवस्था। तो शुरू की 2 अवस्था यही वाली होती हैं। अगला है FAS का अर्थ क्या होता है? FAS का अर्थ होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कब हो जाता है? यदि कोई गर्भवती महिला है और वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीती है, बहुत ज़्यादा शराब लेती है, तो उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। फ्रेंड्स, जो अगला वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ उसमें मैंने, जैसे कि आप लोगों को भी मैंने बताया था कि रोगों से, हर रोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी तो बेसिक पूछ रहे हैं, आगे जाके कठिन भी पूछ सकते हैं। तो उल्टी है ना, उल्टी हो गया, डायरिया हो गया, उल्टी डायरिया, निमोनिया, उल्टी डायरिया निमोनिया, इसके बाद टीबी, खसरा, खसरा से तो दोनों दिन पूछे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा डिप्थीरिया, जिसको गलघोंटू भी बोलते हैं, डिप्थीरिया। इसके अलावा गर्भनाल संक्रमण, आँखों में संक्रमण, इनका मैं मैराथन वीडियो लेके आऊँगी अगला, उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अलग से इन लोगों को मेंशन किया हुआ है 8 नंबर में। तो यहाँ अगर ये 8 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं, देखो जिनके लेट एग्जाम है, टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से करते जाओ, डीपली पढ़ते जाओ, तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा और डीपली में ही पूछा जा रहा। अभी भी क्योंकि वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो उनको उस चीज़ का ज्ञान है, तो उनसे उन्हीं के स्तर का ज्ञान पूछा जा रहा है। आपसे कुछ भी पूछेंगे, इसलिए आपको हर टॉपिक का अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।